तो तुम्हारा स्वागत है क्लाइमर की पार्ट 3 में। तो हाँ, क्या किया यार तुमने पिछले पार्ट में? मतलब पहला पार्ट तो काफी सही जा रहा है, बट दूसरे पार्ट में जो तुमने किया है, मतलब उसके बाद मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, बट फिर मैंने सोचा यार खत्म कर देते हैं, तो इसीलिए अब आ चुके हैं हम। अब इस पार्ट को संभाल लेना, लाइक शेयर कमेंट और हाइप वगैरह सब कर दो। चलो फिर सीधा स्टार्ट करते हैं। यारे यारे रीकैप। तो पहले पार्ट में हमने देखा जो मोरी था उसे अब K2 की चढ़ाई करनी थी और उसके पास अब पैसे नहीं थे, इसलिए फिर वो कुरोसावा का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता और 14 माउंटेनर्स को ज्वाइन कर लेता। एंड देन उसके बाद वो माउंट यारी को चढ़ने के लिए जाता है, बट वहां एक हादसा हो जाता है जिसमें एक एक करके उनके सारे बंदे मर जाते हैं एक्सेप्ट मोरी। वही अकेला बचता है और फिर वो अकेला माउंट यारी को चढ़ता है। एंड देन उसके बाद आकर वो पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बताता है कि वहां पर क्या क्या हुआ। एंड देन उसके बाद वो घर जाकर आराम से सो जाता है। एंड अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 4 साल बीत चुके हैं एंड हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो माउंट फूजी को चढ़ रहा है। एंड देन फिर हम देखते हैं कि वो ऊपर चढ़ता है एंड वहां पर एक वेदर स्टेशन था और वो एक्चुअली में इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो उस एरिया के वेदर को रिसर्च करके उनकी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को भेजे। अब वो बंदा आता है चढ़कर माउंट फूजी और उस दरवाजे को खड़खड़ाता है और इसमें से और कोई नहीं, मोरी निकलता है। यानी कि अब मोरी नौकरी कर रहा है पहाड़ों पर और जिस बंदे ने गेट खड़खड़ाया है उसका नाम है ताकेमूरा। पर वो कहता है मुझे पता था सोलो क्लाइमर मोरी बुंतारो, आप मुझे यहीं मिलोगे। हमें दिखाया जाता है कि जो मोरी था वो वहां पहाड़ों पर खड़ा होकर रिसर्च कर रहा था और उनके सारे क्लाइमेट का एनालाइजिंग कर रहा था। यहाँ तक कि वो पहाड़ में गड्ढा खोद कर नीचे जाकर एनालाइज कर रहा था कि क्लाइमेट चेंज होने से कितनी स्नो पिघल रही है और कितनी जम रही है। उसके बाद वहां ताकेमुरा आता और कहता है सेनपाई आप ये क्या कर रहे हो एनालाइजिंग वगैरह, चलो क्लाइंबिंग करते हैं ना, आप भी क्या ये पूरे दिन बोरिंग काम करते रहते हो। मोरी कहता है ये काम मेरे लिए काफी जरूरी है। अब उसे लग रहा था कि साला यही है वो सोलो क्लाइंबर मुंतारो बोरी जिसने नॉर्दर्न एल्प्स के माउंट यारी की चढ़ाई अकेले कर दी थी और इसके जो साथी थे 4 के 4 वो मारे गए और ये सबसे जवान होने के बाद भी इसने अकेले ही वो चढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद हम रात में देखते हैं तो काम खत्म करने के बाद जो मोरी था फिर वो पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहा था, यानी कि वो दिन में काम करता है और रात में अपनी ट्रेनिंग। एंड फिर वो ऊपर जाता है और अपना टाइम चेक करता है कि उसने आज कितनी जल्दी कंप्लीट किया। एंड देन फिर वो वहीं अपने स्लीपिंग बैग को निकालता है और वहीं लेट जाता है स्नो में। फिर वहां ताकेमारू भी आता है और फिर वो वहां पर बैठकर उससे बात करने लगता है। वो कहता है सैनपाई चलो हम दोनों K2 के ईस्ट फेस को चढ़ते हैं। आज तक दुनिया में कोई भी उस डिफिकल्ट रास्ते से नहीं गया और मुझे पता है कि यू ऑल्सो डिडंट गिव अप ऑन K2। लेकिन मोरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो वहां से चला जाता है और फिर से वो अपना काम कंटिन्यू करता है। अब इसके बाद हमें मोरी का पास दिखाया जाता है कि 4 साल पहले जब इसके साथी मारे गए थे उसके बाद इसके साथ क्या क्या हुआ। अब उसके बाद ना ये कोई नया काम ढूंढने के लिए जाता है लेकिन इसे कोई काम नहीं मिलता क्योंकि एक तो इसने अपना स्कूल भी पूरा नहीं करा है और इसे सिर्फ पोर्टर के काम का एक्सपीरियंस है। अब मोरी को बार बार अपने मरे हुए साथियों के ना सपने भी आते थे जो उसे बुला रहे होते थे, इसलिए फिर वो कुरामात्सु की बॉडी को ढूंढने के लिए जाता है क्योंकि वही था जिसकी बॉडी अभी तक मिली नहीं थी। अब वो वहां गड्ढा खोदते हुए उसकी बॉडी को अकेले ढूंढ रहा था। तभी उसकी मुलाकात होती है एक बंदे से जिसका नाम था अदाची। एंड वो एकदम हैरान हो जाता है ये देखकर कि ये साला अकेला है अपने एक बंदे को ढूंढने। साला पूरी पुलिस फोर्स मिलकर नहीं ढूंढ पाई और ये बंदा अकेला आया है उसे ढूंढने के लिए। उसके बाद मोरी काफी ढूंढता है एंड देन आखिरकार उसे कमात्सु की बॉडी मिल ही जाती है और जब वो उसे देखता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ पर वापस आने की। उसकी बॉडी निकालने के बाद फिर वहां अदाची और उसकी टीम आते हैं। अदाची उसे कहता है आखिर मोरी तुमने इससे ढूंढा कैसे। अब मोरी बताता है कि यहाँ एवेलेंची आया था तो यही वाले एरिया में यहाँ पर वो हो सकता था और बाकी की भी वो इन्फॉर्मेशन बताता है कि कैसे उसे पता था कि इसी एरिया में इसकी बॉडी होगी। अब उसकी इस माउंटेन नॉलेज को देखकर वो काफी इंप्रेस हो जाता है। एंड देन उसके बाद अदाची अपना कार्ड उसे देता है और कहता है वो बताता है कि मैं भी एक मेंबर हूँ माउंटेन रिसर्चर का, कि तुम भी इंटरेस्टेड हो स्नो रिसर्चर को ज्वाइन करने में। एंड ऐसे ही मोरी को ये जॉब मिली। अब इसमें मोरी का ये फायदा था कि उसको ना इसी चीज में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरा ये कि मोरी को पहाड़ों के पास रहना पसंद है और अभी उसे पहाड़ों के पास रहने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी डील थी उसके लिए। अब इसके बाद जब मोरी घर वापस आता है तो वो देखता है कि वहां एक बच्चा बैठा हुआ था एंड देन उसके बाद वो उस बच्चे को बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता है। फिर वो जब वापस आता है घर पर तब हमें पता चलता है कि असल में
इस बच्चे की माँ जो है वो एक्चुअली में ताकू की बंदी है, यानी कि ये बच्चा ताकू का है, वही बंदा जिसके साथ मोरी गया था 14 माउंटेनियर्स के साथ और वो मर गया था। फिर हमें थोड़ा सा पास्ट में दिखाया जाता है कि ये यहाँ पर एक्चुअली में कर क्या रही है। तो ताकू के मरने के बाद ना ये आ गई थी मोरी के पास और इससे कहा कि मेरी अभी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, ऊपर से ताकू भी नहीं है मेरे पास और ऊपर से मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो इसीलिए फिर वो मोरी के घर रहने लगी। एक तरह से वो अभी भी मोरी को ही ताकू की मौत का जिम्मेदार ठहराती है, तो इसलिए उसने सोचा कि फिर तो इसे ही मेरी मदद करनी होगी ना। अब मोरी तो बेचारा सीधा होता है तो वो उसे वहां पर रहने देता है, एंड यही नहीं, यहाँ तक कि वो उसे कुछ पैसे भी देता है उसके खर्च पाने के लिए, और फिर वो उसके यहाँ काफी टाइम तक रहती है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ताकेमारू, जिसके बाप की क्लाइंबिंग के सामानों की दुकान थी। तभी ताकेमारू उसे बताता है कि उसका एक दोस्त यहाँ पर आया था और उसने आपको बुलाया है उस पहाड़ पर जिस पर आप सबसे पहले चढ़े थे। मोरी उसका नाम देखकर समझ जाता है कि ये साला तो मियामोटो है। हम देखते हैं कि उसने वही पहाड़ पर बुलाया था जो उसके कुछ स्कूल के पीछे वाला पहाड़ था। अब वो ताकेमुरा के साथ वो पहाड़ चढ़ता है और वहीं पर वेट कर रहा था मियामोटो से मिलने के लिए, लेकिन मियामोटो तो नहीं आता और उसकी जगह यूमी आती है जो कि अभी बिल्कुल अलग लग रही थी। एंड फिर वो ये भी बताती है कि उसकी शादी हो गई है और अब वो एंडो यूमी है। अब उसे देखकर मोरी तो ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि पिछली बार 4 साल पहले ये उसके पैसे चुरा कर भागी थी। फिर वो ये भी बताती है कि मियामोटो ने मैसेज भेजा है कि वो आज नहीं आ पाएगा क्योंकि वो बिजी है। अब इसके बाद यूमी माफी मांगती है और मोरी के उसके चुराए हुए पैसे भी वापस कर रही थी, लेकिन मोरी बिल्कुल मूड में नहीं था। अब उसे बिना कुछ बोले नीचे उतरने लगता, लेकिन फिर जो यूमी थी वो फिर ताकेमुरा से थोड़ा सा प्यार से बात करके उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूमी फिर वापस आती है नीचे उतरकर पहाड़ से मियामोटो की गाड़ी में, और मियामोटो उसके अंदर ही बैठा हुआ था। एंड देन तभी मियामोटो अपने हाथ से उसका एक बुक कसकर दबाता है और कहता है अभी मेरा टाइम नहीं है उससे मिलने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोरी के वर्क प्लेस पर अदाची चैन से उससे आकर मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वो उसे और अलग अलग माउंटेन की रिसर्च करने के लिए भेजना चाहते हैं और इसके लिए कंपनी तुम्हें पैसे भी देगी। अब इस बात से मोरी काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब वो और माउंटेन्स को एक्सप्लोर कर सकता था। वहीं से जाते हुए उसे एक कॉलेज की लड़की मिलती है, कातो हाना, जिससे थोड़ी बहुत बात होती है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद मोरी जाता है पहाड़ पर चढ़ने के लिए जिसकी उसे रिसर्च करनी थी और उसका नाम था इजू जोगासाकी। अब वहां आराम से मोरी चढ़ने लग जाता है, लेकिन फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसी शहर में पहुंच गए थे यूमी और उसके साथ साथ मियामोटो भी, जो कि हमें लगभग 6 साल के बाद दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों से आकर मिलता है ताकेमारू। एंड एक्चुअली में क्या हुआ ना कि यूमी ने इसे बेला फुसलाकर फंसा लिया है और अभी इसी ने इसी से ये पता लगा लिया कि मोरी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। एंड अब हम देखते हैं कि मोरी उस पहाड़ पर चढ़कर रिसर्च कर रहा था अपनी, एंड तभी हम नीचे देखते हैं तो उस पहाड़ पर चढ़ रहा था मियामोटो और पीछे से सारे बंदे उसे देखकर हैरान हो रहे थे। अब उस पहाड़ पर चढ़ने में मियामोटो को दिक्कत तो आ रही थी बट वो दिखा नहीं रहा था। एंड तभी एकदम से उसका हाथ छूट जाता और वो पानी में गिर जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो ऐसा सोच रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पहाड़ की रिज पर कैसे चढ़े और उस पर चढ़ना भी काफी डिफिकल्ट था। एंड फिर इसीलिए वो निकालता है अपनी जेब से एक डिवाइस, जो कि एक्चुअली में क्लाइंबिंग में अगर तुम ऐसे कोई डिवाइस का यूज करोगे तो वो चीटिंग मानी जाती है। वो उस डिवाइस से आराम से पतले से गैप में उसे फंसा देता है और लटक जाता है। पीछे ये देखकर ताकेमारू हैरान हो जाता है कि साला इतने पतले गैप में ये लटक कैसे गया, क्योंकि उसे तो नहीं पता था कि ये डिवाइस का यूज कर रहा है। एंड देन फिर वो ऊपर चढ़ जाता है एंड मोरी उसे वहां देखकर एकदम शॉक हो जाता है। एंड देन फिर हमें दिखाया जाता है कि रात हो गई थी एंड वो तीनों वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। मियामोटो ड्रिंक वगैरह कर रहा था और उन्हें अपने फ्रेंड्स के माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में बता रहा था कि वो कितना ज्यादा अमेजिंग था और उसे क्या क्या तकलीफों का भी सामना करना पड़ा उधर। एंड देन उसके बाद वो सो जाता है। हम देखते हैं जो मोरी था वो फिर से नीचे खड़ा हुआ था उस पहाड़ को चढ़ने के लिए। अब क्या है कि वो इस बार एक्चुअली में उस रास्ते से चढ़ना चाहता था जिससे इस बार मियामोटो चढ़ा था। अब वो ऊपर चढ़ रहा था और वो उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जहां मियामोटो ने डिवाइस का यूज किया था। वो देखते हैं कि साला बाकी जगह तो उसके पाउडर के निशान है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ऊपर से ये गैप इतना पतला है, सिर्फ 1-2 उंगलियां जा सकती हैं, लेकिन अगर उसने उंगली फंसा कर यहाँ से चढ़ा होगा तो इसमें तो उसकी उंगलियां
टूट भी सकती है। और वो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो साला गया तो गया कैसे यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि ऊपर मियामोटो आ गया था। मशीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ऊपर बैठे हुए थे। फिर मोरी उससे पूछता है, यार तुमने उस पॉइंट पर कैसे तुम ऊपर चढ़ गए, तुमने वहां उंगली फंसाई या कुछ और किया। अब मियामोटो ये बात दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो मोरी को देखता है तो वो काफी सीरियस था इस बात को लेकर। फिर वो अपना डिवाइस निकाल कर कहता है, मुझे पता था मोरी तुमसे छुपाना मुश्किल है। ये डिवाइस था जिसका यूज करके मैं वहां पर लटका था। सॉरी मोरी, किसी को बताना मत, मैं आज की बात ऐसा नहीं करूंगा। बस मैं यूमी और ताकेमारू के सामने थोड़ा शो ऑफ करना चाहता था, प्लीज तुम उन्हें मत बताना। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो यूमी थी वो ताकेमारू को अपने साथ होटल ले जाती है। दूसरी तरफ जो मियामोटो और मोरी थे वो बाहर बारिश में खड़े हुए थे। मियामोटो को गुस्सा आ रहा था कि साला यूमी बिना पूछे मेरी गाड़ी ले गई और अब हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होटल के रूम में यूमी आकर आराम से लेट जाती है और फिर ताकेमुरा वहां पर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मियामोटो था वो मोरी को एक ऑफर देता है और कहता है कि मैं ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में पैसा वैसा लगाता हूँ जिसमें मैं पैसा डबल कर देता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। अगर तुम मेरे को अपना पैसा दोगे मैं कुछ ही दिनों में उसे डबल कर दूंगा। और इसीलिए फिर वो उसके रिसर्च वाला पैसा मांगने लगता है जो उसे रिसर्च करने के लिए मिला था। वो कहता है किसी को पता नहीं चलेगा, बस तुम मुझे दो और मैं डबल करके वापस तुम्हारे पैसे भी लौटा दूंगा। प्लीज मेरी मदद करो क्योंकि अभी मैं काफी मुश्किल में हूँ। मोरी कहता है सॉरी बट वो मेरा पैसा नहीं है, वो मुझे रिसर्च के लिए उन लोगों ने दी है। और वैसे भी मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई मेरे लिए पैसा कमा कर दे, मैं अपने लिए खुद कमा सकूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ताकेमारू था वो एंड में आकर रुक जाता है उसके जाल में फंसने से, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यूमी उसे पहला फुसला कर फंसा लेती है और उसे किस कर लेती है। एंड देन उसके बाद फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। एंड देन फिर वो सपने में चला जाता है जहाँ उसे बहुत मजा आ रहा था। जब वो सुबह उठता है तो वहां से यूमी जा चुकी थी एंड उसने होटल का बिल भी पे कर दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि पिछली रात ही जो मोरी था उसने विश्वास करके अपने लॉकर की चाबी मियामोटो को दे दी थी। और वो सुबह जाकर देखता है तो उसके लॉकर के अंदर उसके बैग में उसके पैसे गायब थे। अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मियामोटो ने ही शायद उसके पैसे चुराए हैं। वो पहाड़ पर खड़ा होकर अपनी रिसर्च कर रहा था और सोच रहा था कि साला अब आगे की रिसर्च मैं कैसे करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं। तभी पीछे से यूमी आती है और उसे कहती है वो साला मियामोटो मेरे भी पैसे मार के ले गया। सॉरी मोरी-कुन, वो तुम्हारे भी पैसे चुरा कर ले गया और यही उसका असली रूप है। वो अब स्कूल वाला मियामोटो नहीं, वो एक नंबर का जुआरी और दारूबाज है। और जो भी उसने वो स्टोरी बनाई थी ना फ्रेंड्स में क्लाइंबिंग करने की, वो सब के सब झूठ था। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी सर्दियां आ जाती हैं और जो मोरी था वो अपने ही खर्च पर अब उस पहाड़ पर रिसर्च कर रहा था। और वहीं उस पहाड़ की पीक पर उसका वेदर स्टेशन था जहाँ पर वो रहता था। फिर हमें दिखाई जाती है वही लड़की हाना जो कि अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए एक पहाड़ पर रिसर्च करने के लिए जा रही थी। अब वहां पर वो उस माउंटेन पर आ जाती है, फोटो खींचती है एंड धीमे धीमे आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर धीमे धीमे वहां मौसम खराब होने लगता है, ठंड बढ़ने लगती है और काफी ज्यादा कोहरा भी होने लगता है। अब कोहरा होने की वजह से वो आने जाने का रास्ता ही भूल जाती है और वो बुरी तरह फंस जाती है। अब उसे धीमे धीमे ठंड भी लगने लगी थी और वो लगभग बेहोश ही हो जाती है। लेकिन तभी वहां आता है मोरी। अब वो उसे देखता है तो उसकी हालत काफी खराब थी। उसकी वजह से उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे और वो अभी हाइपोथेरेपिया वाली स्टेट में थी। इसलिए फिर वो उसके सारे कपड़े उतार देता है एंड देन अपनी जैकेट पहनाकर उसे अपने वेदर स्टेशन पर लेकर आता है। अब अंदर आकर उसके कपड़े उतार रहा था तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं एकदम से, लेकिन वो पूरे होश में नहीं थी। एंड देन वो उसकी शक्ल देखकर कहती है ब्यूटीफुल। और ये सुनकर मोरी काफी हैरान हो जाता है। अब यहीं से हमें एक फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोरी नंगा पर्वत चढ़ रहा था जो कि एक इंडिया में माउंटेन है जिसकी हाइट है 8126 मीटर। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एंड वो काफी डिफिकल्ट भी है क्लाइंब करना। और अब यहाँ से ना काफी सारे सीन शिफ्ट होंगे प्रेजेंट और फ्यूचर में, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में हम आते हैं जहाँ उस लड़की हाना को होश आता है और वो उसके लिए खाना वगैरह भी लेकर आया था। अब हमें फिर से दिखाया जाता है वही कि वो नंगा पर्वत को चढ़ रहा था एंड एकदम से वो पीछे देखता है तो फिर से हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ वो रस्सी बांधकर हाना को नीचे ले जा रहा था पहाड़ से। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जब वो नंगा पर्वत चढ़ रहा था तो वो हाना को ही याद कर रहा था और कहता है आई लव यू हाना। फिर हमें दिखाया जाता है मोरी जो कि अपनी शक्ल देखता है वहां पर आकर तो शीशे में एक मॉन्स्टर दिख रहा था जो कि एकदम ऐसा गॉडजिला जैसा लग रहा था। और फिर वो सोचता है कि अगर उसने ये माउंटेन क्लब ज्वाइन नहीं किया होता और अगर वो ये कभी भी क्लाइंबिंग वगैरह नहीं चाहता तो उसकी लाइफ काफी अलग होती। उसने स्कूल में भी क्लब अलग ज्वाइन किया होता, उसकी एक अच्छी खासी जॉब लगती, एक अच्छी खासी बंदी होती
और बढ़िया उसकी सोशल लाइफ चल रही होती। और ये सब इमेजिन करके मोरी रो रहा था क्योंकि अब उसकी काफी बुरी हालत हो चुकी थी। अब उस पर पैसे भी नहीं बचे थे रिसर्च करने के लिए और वो इतना अकेला रह कर भी काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था। इसलिए इसके बाद वो सीधा आता है अदाची सेंसे के पास और उन्हें सब कुछ सच सच बताता है कि उसके पैसे वैसे चोरी हो गए थे और इतने दिनों से वो सिर्फ अपने खर्च पर ही कर रहा था। पर अदाची सेंसे उसकी इस सिचुएशन को समझते हैं और उसे कुछ नहीं कहते। और हाँ, मोरी अब इस पॉइंट पर पहुंच गया था लाइफ में कि उसने ये फैसला कर लिया था कि आज के बाद किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा क्योंकि पहले उसने यूमी पर भरोसा करा तो उसने भी धोखा दिया एंड देन मियामोटो ने भी। तभी हम देखते हैं कि बाहर भी दूसरे लोगों को मोरी एक गॉडजिला जैसा दिख रहा था। मतलब एक गॉडजिला जैसा नहीं, मतलब कि एक अलग पर्सन जैसा दिख रहा था। गॉडजिला इज लाइक ऑथर ने बनाकर दिखाया कि वो काफी अलग लग रहा था, मींस उसका ऑरा ऐसा लग रहा था। तो इस तरह फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नंगा पर्वत चढ़ रहा है और फिर हाना के बारे में ही सोचे जा रहा है। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहा था उसकी हार्ट रेट जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं तो वो हाना के बूट्स उसे वापस करने के लिए आया था। फिर जब वो वहां से लेकर वो जा रही थी तो मोरी उसके पास जाता है हिम्मत करके और कहता है क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी। फिर हमें दोबारा मोरी दिखाया जाता है कि जो कि नंगा पर्वत पर चढ़े जा रहा था। प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि वो अब हाना को डेट करने लगता है और अब वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है जहां पर वो और हाना साथ में रहते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरी नंगा पर्वत की अब बिल्कुल पीक पर पहुंचने वाला था और अब उसकी सबसे डिफिकल्ट चढ़ाई आ चुकी थी जो कि काफी कंफ्यूजिंग थी। इतनी कंफ्यूजिंग कि उसे रूट ढूंढने के लिए भी वो एक भूल भुलैया जैसी दिख रही थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वो कर लेगा। एंड वो चले जा रहा था एंड फाइनली वो ऊपर पहुंच जाता है। अब उसकी पीक पर पहुंचकर उसकी हालत काफी खराब थी एंड देन उसके बाद वो फोटो लेता है एंड देन फिर वो धीमे धीमे करके नीचे उतरता है। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि मोरी की शादी है हाना से एंड उसने अपनी शादी सीधे नंगा पर्वत की क्लाइंबिंग के जस्ट बाद ही रखी थी। एंड अब वो वहां पर सब इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा मोरी, सब कुछ तैयार है। एंड देन फिर आखिरकार मोरी वहां प्रकट होता है। वो कहता है सॉरी, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मेरी थोड़ी फ्लाइट लेट हो गई। वो अंदर हाना को दुल्हन के कपड़ों में देखकर हैरान हो जाता है और वो काफी खुश था। एंड देन उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। बट एक बात तुम नोटिस करना उसकी फोटो में कि उसके पीछे से एक रस्सी आ रही है और इसका मतलब तुम समझ ही गए होगे। और जो मोरी है ना, उसने अपनी पत्नी का सरनेम ले लिया, तो नाउ ही इज नॉट मोरी बुंतारो, नाउ ही इज कातो बुंतारो। लेकिन हम उसे मोरी ही बोलेंगे क्योंकि शुरू से हम यही बोल रहे हैं। हम देखते हैं कि मोरी बढ़िया शादी वगैरह करके आराम से लाइफ जी रहा था, लेकिन अभी भी वो पानी की बोतल रखकर प्रैक्टिस करता था ऑफिस आते और जाते समय। हम देखते हैं कि रास्ते में ये अपनी वाइफ हाना से मिलता है एंड देन फिर वो उसे एक अल्ट्रासाउंड दिखाती है अपना और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है एंड ही इज गोइंग टू बिकम अ फादर। एंड फिर हम देखते हैं कि उसकी एक हेल्दी बेबी गर्ल होती है जिसका नाम वो रखता है रोका। एंड तभी जब वो अपने अपार्टमेंट में जा रहा था तभी वो देखता है कि वहां एक बंदा खड़ा हुआ था और वो और कोई नहीं ताकि मारू था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी क्लाइंबिंग करके आया है। वो बताता है सेनपाई, मैंने नॉर्दर्न ट्रांसवर्सल पीक्स को अकेले क्लाइंब कर लिया है, वो भी आपसे भी जल्दी। मैंने सुना है कि आपने रिटायरमेंट ले लिया क्लाइंबिंग से जब से आपकी शादी और बच्चा हुआ है। वैसे अब मैं जा रहा हूँ K2 के ईस्ट फेस, अब वही मेरा अल्टीमेट गोल है जिसे मुझे कॉन्कर करना है। अब मोरी अपनी बच्ची को खिला रहा होता है एंड देन फिर वो अपनी फैमिली के लिए डिसाइड करता है कि वो आज के बाद क्लाइंबिंग छोड़ देगा और कभी नहीं करेगा। एंड इट इज अ टफ डिसीजन फॉर हिम क्योंकि उसका असली सपना K2 को कॉन्कर करना था, बट स्टिल अब उसके पास अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनके लिए वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब फिर उसके बाद मोरी अपने वर्क वाले बंदों के साथ पार्टी शार्टी करता है एंड फिर वो रोड पर चलते हुए वापस आ रहा होता है एंड देन तभी एकदम से उसे अपने टीचर उनीशी की बात क्लिक होती है एंड फिर उसे समझ में आता है कि उनीशी सेंसे क्यों कहते थे कि हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत होती है इस जिंदगी में, नो वन कैन लिव अलोन। अब वो घर जा रहा था तभी ताकेमुरा का जो पापा था वो मोरी से आकर मिलता है और उसे कहता है मेरे बच्चे को बचा लो वरना वो मर जाएगा, वो पागल हो चुका है क्लाइंबिंग के पीछे। मैं चाहता हूँ कि मोरी सन आप भी उसके साथ जाइए K2 में, क्योंकि अगर वो अकेला गया तो मारा ही जाएगा। अब मोरी उसे समझाने के लिए जाता है अगले दिन, तो वहाँ पार्क में वो रोप पर चलने की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वो बताता है कि जो K2 की पीक के रास्ते हैं ना वो काफी पतले हैं, तो अगर एक भी गलत कदम रखा तो आप सीधे नीचे जाओगे, इसलिए उसे रोप पर चढ़कर मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मोरी उसे काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो मोरी की एक भी नहीं सुन रहा था, इसलिए मोरी उसे कुछ एडवाइस देता है कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ले जाना और ऐसे ऐसे यूज करना और इन चीजों का ध्यान रखना। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ताकेमुरा उसके घर पर बैठकर उसकी
उसकी बच्ची के साथ खेल रहा था। उसके बाद जब वो वहां से जा रहा था तो ताकेमुरा मोरी से कहता है कि आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए सेनपाई। एंड देन फिर वो उसे एक टाइटेनियम की एक्स दिखाता है जिसे मोरी देखता ही रह जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो उसे ही देखकर चला जाता है एंड मोरी उसे राहत में बैठकर देख रहा था। अब टाइटेनियम एक्स का ये फायदा था कि वो वेट में भी कम होती है और जब उसे तुम आइज में मारते हो तो वो आइज को पूरा क्रश नहीं करती है, मतलब क्रश करने के चांसेस कम रहते हैं। तो एक्चुअली में उससे क्लाइंबिंग करना काफी आसान होता है अगर हम कंपेयर करें आयरन वाली एक्स से। तो मोरी उस एक्स को ऐसे देख रहा था जैसे कोई हॉट बंदी हो, लेकिन उसके बाद भी वो मन मारकर अगले दिन ताकेमुरा को उसकी एक्स वापस कर देता और कहता है सॉरी बट मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अब इसके बाद जब अगले दिन मोरी अपने वर्क वाली जगह पर जाता है तो अदाची सेन से उसे बताता है कि तुम बहुत दिनों से पाकिस्तान के बाल तोरो ग्लेशियर जाने को कह रहे थे और एक्चुअली में वही है K2। वो बताता है कि हमारा एक इन्वेस्टिगेटर वहां जाने वाला था रिसर्च करने, लेकिन किसी रीजन की वजह से अब वो नहीं जा सकता है, तो अब हम तुम्हें भेज रहे हैं वहां। ज्यादा नहीं, बस तुम्हें वहां पर 1 महीने के लिए जाना है। अब कोइंसिडेंट ये था कि जिस वक्त मोरी वहां जा रहा था उसी वक्त ताकेमुरा भी वहां K2 की चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। अब मोरी का मन हो जाता है K2 जाने का बिकॉज यही उसका सपना था, टू क्लाइम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माउंटेन। अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि मोरी का सपना K2 चढ़ने का क्यों है, माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं। हाँ, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 8,849 मीटर एंड दूसरी तरफ K2 इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड with a height of 8,611। अब वो इसके बाद भी K2 इसलिए जाना चाहता है because K2 is the most difficult mountain to climb in the world and that's why it is the greatest mountain in the world। and जिस क्लाइंबर ने उसे कॉन्कर कर लिया ना, मतलब उसके लिए इस दुनिया में फिर और कुछ कॉन्कर करने के लिए बचा ही नहीं। अब हमें दिखाया जाता है जब उसकी बीवी को इसकी खबर मिलती है कि वो K2 जा रहा है तो वो बिल्कुल खुश नहीं थी, पर वो उसे कहता है टेंशन मत लो, मैं जिंदा वापस लौटूंगा। अब वो पहुंचता है K2 ताकेमारू के साथ। अब उन्होंने पूरा प्लान बना रखा था कि कब कब कहां उन्हें रोकना है और कितने दिन में वो पूरी चढ़ाई कर देंगे। बाकी उन्होंने क्लाइमेट भी देख लिया था कि कब सही रहेगा। एंड देन फिर वो दोनों चालू करते हैं K2 चढ़ना। हम देखते हैं जो ताकेमारू था ना, वो अपने साथ एक कैमरा लेकर भी चल रहा था बिकॉज उसके जो स्पॉन्सर थे जिन्होंने उसे यहाँ K2 की चढ़ाई के लिए भेजा है अपने पैसे लगाकर, उन्होंने ये कहा था कि हमें क्लाइंबिंग की लाइव रिकॉर्डिंग चाहिए और इसीलिए उसके लिए ये भी एक प्रायोरिटी थी। अब वो आगे चलते रहते हैं। अब सामने आती है हेड वॉल जहाँ उनका प्लान था थोड़ी देर रुकने का, लेकिन फिर वो कहता है सेनपाई अभी हम सीधा ऊपर जाएंगे क्योंकि रात में जाएंगे तो फोटो अच्छी नहीं आएगी और स्पॉन्सर को भी तो खुश रखना है। मोरी उसे समझाता है कि हमें प्लान के हिसाब से चलना चाहिए वरना गड़बड़ हो सकती है काफी। वो कहता है प्लीज आप चुप रहिए, यहाँ पर आपको लेकर कौन आया है, मैं लीडर हूँ, तो आपको मेरी बात सुननी होगी। एंड देन फिर वो उस वॉल पर चढ़ने लगते हैं। अब क्या था कि वो उस कैमरा से लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था और लाखों में लोग उन्हें देख रहे थे टीवी चैनल पर। एंड जब ये मोरी को पता चलता है तो उसे एक्चुअली में वहां काफी सारे लोग खड़े हुए दिखते हैं उसे देखते हुए। अब देखते हैं जो ताकेमुरा था उसकी हालत अभी थोड़ी सी खराब होने लगी थी और सांस वांस फूलने लगी थी क्योंकि वो साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहा था तो उसकी ज्यादा एनर्जी लग रही थी। अब जब वो रात में टेंट लगाकर लेटे हुए थे तो ताकेमुरा को रियलाइज होता है कि साला अभी तो हम 6,300 मीटर पर ही है और मेरी हालत यहीं पर खराब हो रही है, आगे मेरा क्या होगा। मुझे रिकॉर्डिंग के वक्त आराम से ऑक्सीजन इनहेल करनी चाहिए थी। अब वो अपने जेब से एक गोली निकालता है और खा लेता है। हम देखते हैं तो अगली सुबह ताकेमुरा एकदम ठीक हो चुका था, यानी कि उसने कोई ड्रग या डोपिंग वाली दवाई खाई है। एंड फिर वो चलने लगते हैं एंड फिर हमें पता चलता है कि उसने एक्चुअली में वाइग्रा की गोली खाई थी जिससे उसके जो ब्लड वेसल थे वो एक्सपेंड हो गए थे और वो अब आराम से सांस ले पा रहा था। लेकिन इस दवाई का सिर्फ 24 घंटे तक ही असर रह सकता था, इसलिए अब वो सोचता है कि वो 24 घंटे के अंदर ही जल्दी पीक तक पहुंच जाए ऊपर और इसीलिए फिर वो जल्दी चलने लगता है। अब वो खुद जाकर आगे वॉल पर चढ़ने लगता है जबकि उसकी हालत खराब थी उसके बाद भी, क्योंकि उसका क्या एक और चीज थी ना कि उसे मोरी से पहले ऊपर K2 पर पहुंचना है ताकि वो पहला इंसान बन पाए इस रूट से वहां पर चढ़ने वाला। इसलिए वो अपना सारा जो भी दर्द वगैरह था उसे नेग्लेक्ट कर रहा होता और चढ़ता जा रहा होता। अब चलते चलते अंधेरा हो जाता और ताकेमुरा बस ऊपर पहुंचने ही वाला था, लेकिन एकदम से उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और अब उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और अब उसकी बॉडी की पावर भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वो अपनी एक्स भी आइज में गाड़ ही नहीं पा रहा था। एंड इसीलिए फिर वो एकदम से वो नीचे गिर जाता है और जो उसके कैमरार का हुक था वो भी क्रैक हो जाता है, यानी कि हल्का सा और प्रेशर लगा तो वो सीधे नीचे जाएगा। अब वो अपने दोनों आइज एक्स को उस आइज वॉल में फंसा देता है ताकि वो नीचे न गिरे और अब ये उसकी बॉडी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी तो आराम से आंखें बंद कर लेता है एंड फिर वो सपना देखने लगता है जहाँ वो देखता है कि वो वापस आ गया अपने शहर K2 को कॉन्कर करके
और वहाँ काफी सारे रिपोर्टर्स वगैरह सब उससे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। देन फिर वो वहां पर देखता है तो एयरपोर्ट पर यूमी और उसका बच्चा उसे लेने के लिए आए थे। एंड देन फिर यूमी जो थी वो अपनी अंगूठी उतार कर फेंकती है और उससे आकर गले मिल जाती है। सो इसका एक मोटिवेशन ये भी था कि K2 को पार करने के बाद फिर वो यूमी को पकड़ेगा। अब उसे होश आता और वो पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। कहीं वहां मोरी आता है और उसे खींच कर ऊपर ले जाता है और ऊपर लेटा देता है। फिर वो सब कहता है तुम अभी ब्रेन एडमा से सफर कर रहे हो, ज्यादा हाई एलिवेशन पर होने से ये और बढ़ जाएगा, हमें तुरंत ही नीचे जाना होगा वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब ताकेमुरा उसे इशारा करता है और फिर वो उसकी जेब में हाथ डालकर एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर इंजेक्शन और सीरम था। अब मोरी समझ जाता है कि ये हाई एल्टीट्यूड्स के लिए यूज होता है, बट हाँ ये इलीगल डोपिंग है और हाँ इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन अब मोरी पर और कोई चारा नहीं था उसे बचाने का, इसलिए वो उसे इंजेक्ट कर देता है और फिर वो उसे उठाकर नीचे ले जाता है। अब वो ठीक ठाक होश में आ जाता है लेकिन ठीक नहीं था एंड उस दवाइयों के साइड इफेक्ट से वो एकदम से पगला जाता है और उसे हेलुसिनेट हो रहा था और उसे मोरी और उसके पास्ट की ग्लिम्स दिख रहे थे। फिर वो देखते हैं तो ऊपर से एक आइस ब्रोक होती है और नीचे गिरने लगती है और जिसकी वजह से वो दोनों दूर दूर भी हो जाते हैं। अब एक आइस का टुकड़ा वहां से नीचे आ रहा था। अब ताकेमुरा उससे बचने के लिए मोरी से अपनी रस्सी काट देता है, लेकिन दूसरी तरफ जो मोरी था वो उससे नहीं बच पाता, वो सीधा आकर उस पर लगता और सीधे नीचे जाकर गिरता। बट लकीली मोरी जिंदा बच जाता और उसे कुछ ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं होती। लेकिन हाँ ताकेमुरा उससे दूर हो गया था और अब उसे ढूंढ भी नहीं पाता और उसे पता था कि इस हालत में वो उसके बिना नीचे जा ही नहीं सकते और इस हाइट पर रहने पे वो कुछ ही देर में मारा जाएगा। सो यस अब उसका मरना तय था। वो आगे बढ़ता है तो सरप्राइजिंगली उसे वहां एक बंदे की बॉडी दिखती है और वो पता है बंदा कौन था, केतोहारा, वही बंदा जो शुरू के चैप्टर्स में मिला था, जो सोलो क्लाइंबिंग वगैरह करता है, छत से उल्टा लटक कर इसका कंपटीशन देख रहा था। वो कहता है लगता है इसके ऊपर भी ग्लेशियर गिरा था जिससे इसकी ऑटोनॉमस नर्व्स डैमेज हो गई और इसे काफी अपनी बॉडी में हीट फील होने लगी, इसलिए फिर इसने अपने कपड़े उतार दी। तुम्हारी मौत तो काफी दर्दनाक रही हाराकुन। फिर वो उसका पासपोर्ट और डायरी वगैरह देखता है। देन फिर वो उसके एक आधा बाल ले रहा था ताकि नीचे जाकर डीएनए से प्रूफ हो सके कि हाँ ये इसी की बॉडी है। लेकिन जैसे ही वो उसके बाल लेने वाला था तभी उसका मुंह मुड़ता है और कहता है डोंट इंटरफेयर मी, आई एम अ सोलो क्लाइंबर, आई डोंट एंट्रस्ट माई लाइफ टू यू। लेकिन ये बस उसका वहम था। अब उसके बाल लेने के बाद मोरी चलने लगता है और अब वो फैसला करता है कि साला अब K2 की पीक को मैं अकेला ही चढ़ूंगा, वो भी अपनी स्ट्रेटेजी से। आई एम द इमोर्टल कातो बुंतारो। हम देखते हैं कि वो आखिरी वॉल पर पहुंच जाता है जहां से उसे सीधे पीक पर जाना था और फिर वो वहीं पर पास में टेंट लगाता है और 2-3 दिन तक बस खाता है और आराम करता है ताकि उसकी पूरी बॉडी रिकवर हो जाए। और अब वो ऊपर चढ़ना चालू करता है और इस पॉइंट पर अब उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ फिक्र नहीं थी और ना ही वो अब उनके बारे में सोच रहा था। अब उसका था कि साला मैं मरी क्यों ना जाऊं यहाँ पर, लेकिन मैं इसे चढ़े बिना वापस नहीं जाऊं। उसे बार बार याद भी आ रही थी अपनी फैमिली की, लेकिन फिर भी वो चलता जा रहा था और एक्चुअली में वो ये बहुत एंजॉय भी कर रहा था। लेकिन ऊपर आता है जब उसकी फटने लगती है और उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ने लगती है तब उसके माइंड में 2 मोरी डिवाइड हो जाते हैं। एक मोरी था जो उसे समझा रहा था कि वापस चलते हैं अपनी फैमिली के पास, लेकिन दूसरा मोरी उसे खींच कर आगे ले जा रहा था कि नहीं हमें ऊपर जाना है। और उसके माइंड में ये काफी देर तक आर्गुमेंट चलती है फैमिली और माउंटेन को लेकर, लेकिन वो डिसाइड करता है और वो ऊपर चलता रहता है। अब माउंटेन को चलते हुए ना वो एकदम से अपने हाथों को देखता है तो वो एकदम व्हाइट हो गए थे। एंड देन फिर वो अपने फेस को देखता है तो उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो बुढ़ा हो गया। तो ये बताया जाता है कि 1953 में जो हरमन बुल एक क्लाइंबर था, जब उसने 28 की उम्र में नंगा पर्वत की चढ़ाई की थी तो उसे चढ़ते हुए उसकी बॉडी की सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई थी, जिससे कि उसकी अपीयरेंस एक बुढ़े जैसी लग रही थी, जैसे कि लूफी का होता है गियर 5 को यूज करने के बाद। अब मोरी को भी लग रहा था शायद उसके साथ भी यही हो रहा है और फिर वो सोच रहा था कि साला मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। फिर वो और पीछे जाता और सोचता है नहीं, मुझे ओनिशी सेंसे की बात ही नहीं सुननी चाहिए थी कि मुझे क्लाइंबिंग कंपटीशन ज्वाइन करना है। फिर वो और पीछे जाता है, नहीं मैंने जब पहली बार जंप करा था स्कूल की रूफ पर तब मेरा हाथ पहुंचता ही नहीं और मैं नीचे गिर जाता, तो आज मैं यहाँ कभी नहीं आता। अब उसे काफी रिग्रेट हो रहा था, लेकिन फिर वो अपने सेंसेस में एकदम से वापस आता है कि नहीं मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है अभी। एंड फिर वो देखता है तो हाँ भाई वो बूढ़ा वगैरह नहीं हुआ है, बस उसके डर ने ऐसा बैठा दिया था उसके दिल में। एंड फिर वो गर्म पानी पी के आगे चलने लगता है एंड वो बढ़ते जा रहा था, मतलब उसकी बॉडी साथ भी नहीं दे रही थी ना, तो भी बस
चलते जा रहा था, रेंगते हुए, करते हुए, जैसे तैसे। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरी वापस आ चुका है अपने शहर में। वो भी सुबह 6 बजे। उसने बढ़िया करके दुकान से चिकन ले लिया है अपने परिवार के लिए। एंड फिर वो जा रहा था अपने घर की तरफ अपने पत्नी और बच्चे से मिलने। एंड एक्चुअली में ना ये भाई मोरी के दिमाग में चल रहा था, वो ये सोच रहा था कि साला एक बार K2 पर पहुंच जाऊं, उसके बाद आराम से अपनी फैमिली के पास वापस जाऊंगा, टेंशन फ्री होगा। एंड ये होता है, पता है, रियल लाइफ में तुम्हारे साथ भी होता होगा। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई हैवी काम है और उसके बाद तुम्हें कुछ करना है, तुम यही सोचते हो कि हाँ यार ये खत्म हो जाए और उसके बाद तो फिर मजे मजे करेंगे। ऐसा हम सोचते हैं, मतलब काम बीच में ही है, अभी हम काम के बीच में ही है, खत्म नहीं हुआ, और उससे पहले हम सोच लेते कि यार मजा आएगा, मजे करेंगे। अब क्या होता है कि तभी माउंटेन की आवाज आती है और वो कहते हैं, मोरी यू हैव ब्रोकन योर पैक्ट विद माउंटेन, दैट्स व्हाई माउंटेन इज नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। क्योंकि हर वक्त उसने माउंटेन के भरोसे ही छोड़कर ट्रैवल करा है। क्योंकि इस वक्त वो अकेले तो ट्रैवल कर रहा था माउंटेन के सब कुछ भरोसे छोड़कर, जैसे वो हर बार करता ही है। लेकिन इस बार उसका दिमाग खाली नहीं था, उसके अंदर डर था, रिग्रेट था, काफी सारी चीजें हो रही थी। एंड देन इसलिए फिर माउंटेन को गुस्सा आ जाता है एंड फिर वहां एक तगड़ा सा ब्लेजर्ड आता है जिसमें मोरी की क्लाइंबिंग रोप गुम जाती है। और अब उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे वो एक एस्ट्रोनॉट है और अब वो जो अब स्पेस में हमेशा के लिए फंस चुका है और अब कुछ नहीं कर सकता। एंड रोप के बिना तो इट्स इम्पॉसिबल टू क्लाइंब। एंड फिर भी मोरी हार नहीं मानता। एंड तभी उसे अपनी बच्ची दिखती है जो कि बड़ी हो चुकी है और शादी की जोड़े में खड़ी है। फिर वो कहता है मेरी बेटी की शादी है, मुझे पहुंचना है वहां। एंड इसी मोटिवेशन को लेकर वो बढ़ने लगता है और करते करते वो आखिरकार ऊपर पीक पर पहुंच ही जाता है। वो कहता है साला बस एक बार यहाँ पहुंच गया, अब मर भी जाऊं तो कोई टेंशन नहीं। एंड फिर वो K2 की पीक से जब नजारे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जन्नत में। फिर हमें दिखाया जाता है कि 1 साल बीत चुका है एंड हमें माउंट यारी दिखाया जाता है जहाँ ये पहले गए थे 14 माउंटेनियर के साथ। तो वहाँ एक बंदा था जो कि वहीं पे चढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। वो देखता है तो पीछे एक बंदा था जिसने लाठी ले रखी थी और वो गिर जाता है। उसके बाद वो उसकी मदद करके उसे उठाता है और फिर वो बंदा जाने लगता है। तभी पीछे से बुढ़ा आता है और कहता है मनासलू, नंगा पर्वत, K2, ऐसी कोई पीक नहीं जहां तक ये बंदा पहुंच ना पाया हो। ही इज द इमोर्टल कातो बुंतारो। अब ये सुनकर उस बंदे की फट जाती है कि ये है वो लेजेंड। हम देखते हैं कि अभी मोरी सही से चल भी नहीं पा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ऊपर पीक पे तो पहुंच गया था K2 के, लेकिन उसकी बॉडी पूरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो काफी देर तक वहां पड़ा रहा था उधर ठंड में, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी काफी डैमेज हुई और अभी वो करंटली सही से देख भी नहीं पाता। उसकी जो पैर की उंगलियां थी, जो हाथों की उंगलियां थी, वो भी जम गई थी, इसलिए उसकी कई उंगलियां तो काटनी भी पड़ी और इसीलिए अब वो क्लाइंब तो छोड़ो सही से चल भी नहीं पाता है। एंड देन लिखा होता है द इमोर्टल कातो बुंतारो इज डेड। लास्ट में दिखाया जाता है कि मोरी की उंगलियां कटी हुई है, पैरों की भी उंगलियां कटी हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो जैसे तैसे छोटे से पहाड़ पर जाकर बैठ जाता है और यही है वो लास्ट पैनल और यही ये मांगा खत्म होती है। अब देखो इसकी जो एंडिंग है ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बोला गया है कि कातो बुंतारो इज डेड। तो देखो मोरी नहीं मरा है, द इमोर्टल कातो बुंतारो मरा है। समझ में आया? नहीं, बात जरा ऊपर लेवल की। तब भी बता देता हूँ, मोरी ने अपना सपना पूरा कर लिया, पर उस सपने को पूरा करने के लिए अब वो कभी भी अपनी जिंदगी में क्लाइंबिंग नहीं कर पाएगा। तो यस, वो शरीर से तो जिंदा है लेकिन अंदर से वो मर चुका है। एक तरह से उसके सपनों को पूरा करने का ये प्राइज था, पर मुझे लगता है कि स्टिल वो पूरा नहीं मरा है। देखो अभी भी उसने ट्राई करा और वो चढ़ गया। सो यस, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा रुकने वाला है, ये चढ़ता जाएगा। सो क्या लगता है तुम्हें कि मतलब उसने अपना सपना पूरा करा तो उसे वो सेटिस्फेक्शन मिली होगी या फिर अभी उसे रिग्रेट हो रहा होगा कि यार मैंने अब कभी मैं उस तरह से क्लाइंबिंग नहीं कर पाऊंगा जैसे मैं पहले करता था? क्या लगता है, उसने सही करा या गलत? मेरे हिसाब से सही करा, बिकॉज अगर वो अपना सपना नहीं पूरा कर पाता तो वो वैसे भी जीते जी मर ही जाता। सो कैसी लगी ये मांगा? अगर अच्छी लगी है तो तुम्हें पता है क्या करना है, तो कर दो। बाकी अब तुम बताना कि अगली मांगा कौन सी कवर करनी है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैंने थोड़ी ज्यादा डीप वगैरह वाली मांगास कवर कर ली है, तो अब मेरा मन है थोड़ा एक्शन और डार्क मांगा कवर करने की। तो अगर तुम्हारे सजेशन में कोई तगड़ी है तो बताना। बाकी अगर तुम्हें ये मांगा पसंद आई है तो तुम्हें ये दोनों भी पसंद आएगी, जाकर जल्दी क्लिक करके देखो। आज के लिए बस करते हैं आरिगातो।